जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम इकोलॉजी की कार्यविधि को या इकोलॉजी के फंक्शंस को तथा इकोलॉजी से संबंधित विभिन्न कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। देखिए, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य एवं समस्त जीवों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। साथ ही साथ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ही क्या हैं, पारिस्थितिकी के भारतीय पिता हैं। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के भारतीय पिता हैं। पारिस्थितिकी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो पारितंत्र होती है और सबसे बड़ी इकाई जैव मंडल या बायोस्फीयर होती है। राइट, अब हम यहाँ पर इकोसिस्टम को समझते हैं। क्योंकि इकोसिस्टम को हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया था, तो रिवीजन के तौर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बता देता हूँ। देखिए, इकोलॉजी के इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसको ही इकोलॉजी, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारितंत्र या इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। राइट, अब हम यहां पर जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की कार्यविधि है उसको समझते हैं और इकोलॉजी के फंक्शंस को या इकोलॉजी की कार्यविधि को समझने के लिए हम कई अवधारणाओं को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकीय पिरामिड्स हो जाएगा या इकोलॉजिकल क्या हो जाएगा, पिरामिड्स हो जाएगा। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? देखिए, इकोलॉजी में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। अब पारिस्थितिकी में जितने भी उत्पादक हैं साथ ही साथ उपभोक्ता, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ताओं को यदि हम उनकी संख्या के आधार पर या जैव व्यवहार के आधार पर या उनमें जो ऊर्जा है उसमें संबंध दर्शाने के लिए यदि उनका आलेखी निरूपण करते हैं, अर्थात उनकी संख्या के आधार पर उनको व्यवस्थित करते हैं, तो एक स्तूपाकार आकृति बनती है। उसको ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। दरअसल जैसे मैंने कहा कि उत्पादक है, तो पृथ्वी पर हमने उत्पादकों की संख्या को इस तरीके से लिखा, फिर हमने प्राथमिक उपभोक्ता को लिखा या फिर द्वितीयक उपभोक्ता को लिखा, फिर हमने यहाँ पर इस तरीके से जब हम सर्वोच्च उपभोक्ता को लिखेंगे तो एक तरीके से एक ऐसी आकृति बनती है। हालांकि ये आकृति हमेशा ऐसी नहीं होती है, राइट, परंतु देखने पर यह एक पिरामिड के समान क्या होती है, दिखाई देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। क्लियर? अब यहां से पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको यही याद रखना है कि पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। संख्या पिरामिड होता है, जैवभार पिरामिड होता है और ऊर्जा पिरामिड होता है। देखिए, ये जो टॉपिक है इससे कई क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूजन भी होते हैं, क्योंकि कई बार आप केवल और केवल ऊर्जा पिरामिड को पढ़ते हैं या जैवभार पिरामिड को पढ़ते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा पिरामिड उल्टा है और कौन सा पिरामिड सीधा है। राइट, सीधा है। इसमें जब हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पहले चीज, पिरामिड क्या होते हैं या पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, राइट, तो जिसको मैंने अभी बताया था। तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों, प्रथम, द्वितीय या तृतीय उपभोक्ताओं तथा शीर्ष मांसाहारी जीवों की संख्या, उनके जैवभार एवं ऊर्जा मात्रा में कुछ संबंध होता है और इस संबंध का यदि आलेखी निरूपण किया जाए तो एक आकृति क्या होती है, बनती है और उसको ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। पहला एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उसकी संकल्पना को चार्ल्स इल्टन ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो पारिस्थितिक पिरामिडों की संकल्पना को ब्रिटेन के जो चार्ल्स इल्टन थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। और जो पारिस्थितिक पिरामिड है उनकी संख्या 3 होती है, संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। कुल मिलाकर जब हम उत्पादक उपभोक्ताओं को संख्या के आधार पर उनका निरूपण करते हैं तो जो आकृति बनेगी उसको क्या कहेंगे, संख्या पिरामिड कहेंगे। जब हम संख्या की बजाय किसको, जैव भार को आधार बनाकर
उनका निरूपण करेंगे तो जैव भार पिरामिड बनेगा। और उनमें ऊर्जा की मात्रा कितनी है इसके आधार पर जब हम उनका आलेखी निरूपण करेंगे तो उससे जो आकृति बनेगी उसको ही क्या कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर संख्या पिरामिड। तो संख्या पिरामिड क्या होता है, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, तो पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता एवं उच्च उपभोक्ताओं की संख्या के संबंधों का जो आरेखीय चित्रण होता है उसको ही क्या कहते हैं, संख्या पिरामिड कहते हैं। तो जब उपभोक्ता एवं जब उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर आलेखी चित्रण किया जाता है तो उससे जो आकृति प्राप्त होती है उसको ही संख्या पिरामिड कहते हैं। अब चूंकि जो पिरामिड बनता है तो उसमें आधार पर कौन होते हैं, उत्पादक जीव होते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रकृति होती है, अगर हम समझें इसको, जैसे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, राइट। तो हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, उत्पादकों की होती है, राइट। तो जो संख्या पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड में आधार पर क्या होते हैं, उत्पादक जीव होते हैं और उन उत्पादक जीवों से ही, और वो उत्पादक जीव जो भोजन बनाते हैं, राइट, उसको फिर उपभोक्ताओं के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसीलिए उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो क्रमशः घटती चली जाती है, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। और यहाँ पर सर्वहारी या क्या हो जाएंगे, सर्वोच्च जो है हो जाएंगे, राइट। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे प्लांट्स हो जाएंगे। फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे या शाकाहारी, ये द्वितीयक उपभोक्ता, और ये क्या हो जाएंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएंगे, राइट। तो चूंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है इसलिए आधार पर होते हैं, और इसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और जो तृतीयक उपभोक्ता हैं उनकी संख्या में कमी आती जाती है, राइट। तो इस तरीके से जो संख्या पिरामिड होता है उसके आधार पर उत्पादक जीव होते हैं और टॉप पर क्या होते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, राइट। फिर तीसरी चीज आपको ये याद रखना है कि जो संख्या पिरामिड है वो उल्टा भी बनता है एवं कैसा बनता है, सीधा भी बनता है। तो जो संख्या पिरामिड है वो उल्टा भी बनता है और सीधा बनता है। उल्टा कहाँ बनता है, घास के मैदान में एवं तालाब में। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो घास के मैदान में सबसे ज़्यादा घास होती है, उस घास को खाने वाले जंतुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी शाकाहारी की। उन शाकाहारियों को खाने वाले की संख्या और भी कम होगी मांसाहारी की, और मांसाहारियों को खाने वाले की संख्या और कम होगी। तो घास का मैदान एवं तालाब में जो संख्या पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। परंतु वन में यही कैसा बनता है, उल्टा बनता है, राइट। तो कभी कभी संख्या पिरामिड की आकृति उलट जाती है जिसको विलोम संख्या पिरामिड कहते हैं, और ये कहाँ पर पाया जाता है, वन में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है, यूपीएससी से लेकर कई एग्जाम में पूछा गया है। वन में जो संख्या पिरामिड होता है वो कैसा होता है, उल्टा बनता है, क्योंकि वन में पेड़ पौधे होते हैं और उन पेड़ पौधों पर उससे ज़्यादा क्या होते हैं, जैसे ये क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे होंगे, राइट। तो वनों में पेड़ पौधों पर कई क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनसे ज़्यादा क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और वनों में क्या होते हैं, सर्वोच्च जो शाकाहारी होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है, संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी। घास के मैदान तालाब में सीधा बनता है और वहीं वन में संख्या पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, जैव भार पिरामिड, राइट। जैव भार पिरामिड क्या होता है, तो किसी इकोसिस्टम के इकाई क्षेत्र में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को ही क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो जाएगा, इसमें कितने कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी टोटल मात्रा को ही क्या कहते हैं, जैव भार कहते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र के इकाई क्षेत्र में दिए गए समय में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को ही जैव भार कहते हैं। और जब उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं तृतीय उपभोक्ता के सभी को मिलाकर जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर समस्त जीवों के सकल भार को दर्शाया जाता है, तो उससे क्या प्राप्त होता है, जैव भार पिरामिड।
तो किसी विशेष खाद्य श्रृंखला में, किसी खाद्य श्रृंखला में या खाद्य जाल में सभी पोषण स्तर पर समस्त जीवों को जब सकल भार के आधार पर दिखाया जाता है तो उससे ही जैव भार पिरामिड बनता है। अब जो जैव भार पिरामिड होता है वह भी कैसा होता है, उल्टा एवं सीधा दोनों बनता है। ये भी कैसा बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। अब उल्टा और सीधा कहाँ बनता है तो वो समझते हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो जो घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है वो कैसा होता है, सीधा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने कहा कि ये घास स्थलीय भी हो सकता है या स्थलीय भी हो सकता है। तो जो घास स्थलीय होता है उसमें घास की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए सबसे नीचे आधार पर क्या रहेगा, घास, फिर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, राइट, फिर मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर क्या हो जाएगा, सर्वहारी या जो सर्वोच्च या तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरीके से घास स्थलीय पारितंत्र या फिर स्थलीय पारितंत्र सीधा होता है, राइट। तो घास स्थलीय या स्थलीय जैव भार पिरामिड सीधा होता है, परंतु जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि जलों में क्या पाए जाते हैं, प्लैंकटन समुदाय पाया जाता है। प्लैंकटन समुदाय फाइकोप्लैंकटन होता है, राइट। तो सबसे कम मात्रा में क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं। क्या होते हैं, प्लैंकटन, राइट, प्लैंकटन समुदाय, राइट। तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें प्लैंकटन समुदाय कम होता है, उस पर आश्रित जो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और सर्वोच्च लेवल पर क्या पाई जाती हैं, व्हेल जैसी मछलियां पाई जाती हैं। तो आप समझिए व्हेल मछली का वजन ज़्यादा होगा, जैव भार ज़्यादा होगा कि प्लैंकटन का। प्लैंकटन की मात्रा जो है, इनका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अनुपात में जो है जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी संख्या या जैव भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना है। घास स्थलीय तंत्र कैसा होता है, सीधा, और जो जलीय कैसा होता है, उल्टा। क्लियर? तो आई होप मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, एक होता है संख्या पिरामिड। तो जब किसी इकोसिस्टम में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर जब निरूपण करते हैं तो वो संख्या पिरामिड होता है। ये उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। ये सीधा कहाँ पर होता है, तो ये सीधा होता है घास के मैदान में। तो घास के मैदान में और साथ ही साथ किसमें, तालाब में और घास के मैदान में संख्या पिरामिड सीधा होता है। और जबकि ये उल्टा कहाँ होता है, वन में। तो जो वन या फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसमें संख्या पिरामिड कैसा होता है, उल्टा। दूसरा, जब हम विभिन्न खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में जीवों के सकल भार के आधार पर निरूपण करते हैं तो उससे जैव भार पिरामिड बनता है। और ये सीधा कहाँ पर बनता है, घास में। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है या स्थलीय इकोसिस्टम होता है, तो स्थलीय या घास इकोसिस्टम में सीधा पिरामिड बनता है, जबकि ये जलीय, राइट, जल में कैसा होता है, उल्टा होता है। तो जो महासागरीय इकोसिस्टम होता है, राइट, जो महासागरीय इकोसिस्टम होता है उसमें ये कैसा बनता है, उल्टा। तो जलीय इको जो सिस्टम होता है, तो जलीय इकोसिस्टम में जैव भार पिरामिड कैसा होता है, उल्टा। अब तीसरा आता है ऊर्जा पिरामिड। हमने देखा है कि खाद्य श्रृंखला में या खाद्य जाल में प्रत्येक स्तर पर या पोषण के स्रोत के आधार पर प्रत्येक जीव का एक निश्चित स्थान होता है, जिसको क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं, राइट। और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक किस में होता है, विशेष दिशा में होता है। तो सबसे पहली चीज तो कि वह पिरामिड, या हम कह सकते हैं कि जब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, जब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों में ऊर्जा की मात्रा के आधार पर उनका निरूपण किया जाए तो उससे ही क्या बनता है, ऊर्जा पिरामिड बनता है। क्लियर? तो जब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के विभिन्न पोषण स्तर पर जो जीव हैं उनमें ऊर्जा की मात्रा के आधार पर जब पिरामिड या निरूपण किया जाता है तो उससे ही क्या बनता है, ऊर्जा पिरामिड बनता है। और जो ऊर्जा पिरामिड है वो उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। एक तो जो MCQs है ये भी किसी स्टेट PSC में पूछा गया है, आई एम नॉट श्योर कि वो हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में पूछा गया है, बट ये पूछा जा चुका है। तो ऊर्जा पिरामिड
किसी पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादकता है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। और ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। इसको हमेशा ध्यान रखना, 4 स्टार लगा लेना, राइट। जो संख्या पिरामिड है, संख्या पिरामिड और जैव भार पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, परंतु ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ऊर्जा पिरामिड उत्पादकता को प्रदर्शित करता है और यह हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, राइट। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो अल्टीमेट स्रोत होता है वो कौन होता है, सूर्य है, राइट। तो ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सूर्यदेव भगवान है। अब तो सबसे अधिक ऊर्जा कहां पर होती है, उत्पादकों में होती है। कहां पर, उत्पादकों में। अब जो उत्पादक होते हैं जिनमें प्रथम क्या पाया जाता है, पोषण स्तर पाया जाता है। अब उत्पादक जो होते हैं, जब उत्पादक पौधों को या उनको किसी भाग को जब जीव जंतु खाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, राइट। तो शाकाहारियों की संख्या और भी कम होती है, राइट। और शाकाहारियों में द्वितीय पोषण स्तर पाया जाता है। फिर शाकाहारी को जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम मांसाहारी कहते हैं। और मांसाहारी में तृतीय पोषण स्तर पाया जाता है। मांसाहारी को खाने वाले जो हैं क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता को ही क्या कहा जाता है, उच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है, राइट। जिनमें चतुर्थ क्या पाया जाता है, पोषण स्तर पाया जाता है, राइट। और चूंकि हमारी पृथ्वी पर उत्पादकों की संख्या ज्यादा है, उससे कम है शाकाहारी, उससे कम है मांसाहारी, और जो उच्च उपभोक्ता हैं उनकी संख्या सबसे कम होती है। और जो यहाँ पर ऊर्जा होती है इनमें कम से कम ऊर्जा पहुंच पाती है, इसीलिए यह पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। और एक चीज और, हमेशा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो केवल और केवल कितना, 10% ऊर्जा ही क्या होती, स्थानांतरण होती है, जिसको ही ऊर्जा का स्थानांतरण नियम या दशांश नियम कहते हैं। ये भी जो है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम समझते हैं। क्लियर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा पिरामिड होता है, राइट। तो खाद्य श्रृंखला में या जो इकोलॉजिकल एनर्जी पिरामिड होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, उत्पादक की होती है। उससे कम संख्या किसकी होती है, शाकाहारियों की होती है। उससे कम किसकी होती है, मांसाहारियों की होती है। उससे कम कौन होते हैं, उच्च उपभोक्ता होते हैं, राइट। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। इसका तात्पर्य हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो किस में पाई जाती है, उत्पादक में पाई जाती है, राइट। तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके क्या करते हैं, ऊर्जा या पोषण का उत्पादन करते हैं, राइट। तो जो सूर्य की ऊर्जा है उसका प्रयोग करके या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, राइट। उस भोजन का 90% जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में या पौधों की गतिविधियों में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो 90% जो ऊर्जा है वो पौधों की क्रिया विधि में या फंक्शंस में खर्च हो जाती है। केवल और केवल 10% जो ऊर्जा है, राइट, 10% ऊर्जा अर्थात 100 जो के कैल एनर्जी है वो किसको, प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी, राइट। प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी। अब प्राथमिक उपभोक्ता भी उसका 90% अपनी शारीरिक गतिविधि में खर्च कर देगा। केवल और केवल 10% अर्थात 10 के कैल जो ऊर्जा है वो द्वितीयक उपभोक्ता तक पहुंचेगी और फिर तृतीयक उपभोक्ता तक केवल और केवल 1 के कैल जो है ऊर्जा ही पहुंचेगी, राइट। अर्थात हमेशा जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो केवल और केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है, स्थानांतरित होती है। इसे ही ऊर्जा स्थानांतरण का दशांश नियम कहते हैं। तो जब
एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊर्जा उस पोषण स्तर में जीवों के द्वारा जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाती है। इस तरीके से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही खर्च होती है। इसे ही ऊर्जा स्थानांतरण का क्या कहते हैं, दशांश नियम कहते हैं। राइट, पहली चीज तो ये याद रखना कि 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। दूसरी चीज और जो कि सबसे मोस्ट आईएमपी है वो है कि ये नियम दिया किसने है, तो ये दिया है लिंडमैन ने। तो लिंडमैन ने, राइट, तो लिंडमैन ने 1942 में ऊर्जा स्थानांतरण का दशांश नियम जो है दिया है। तो ऊर्जा स्थानांतरण का दशांश नियम लिंडमैन के द्वारा 1942 में दिया गया है। क्लियर। अब हम समझते हैं यहां पर जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन। राइट, ये भी किससे संबंधित है, इसी तरीके से संबंधित है, इसी डायग्राम से आप समझते हैं। लेकिन जैव आवर्धन से पहले एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट हम यहां पर समझेंगे जैव संचयन का, अक्यूमुलेशन। राइट, क्या हो जाएगा, वायु एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वायु एक्यूमुलेशन, जैव संचयन। सबसे पहली चीज तो हम यहां पर जैव संचयन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, हमारी जो प्रकृति में कार्बनिक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। राइट, जिनको हम एक को क्या कहते हैं, जैव निम्नीकृत। जब आगे हम प्रदूषण पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, हालांकि इस टॉपिक को हमको भी समझना है तो हम यहां पर और समझते हैं। एक होते हैं जैव अनिम्नीकृत, बायोडिग्रेडेबल, और बायो क्या हो जाएगा, नॉन डिग्रेडेबल हो जाएगा, नॉन डिग्रेडेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारी प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से अपघटकों के द्वारा अर्थात कवक या जीवाणुओं के द्वारा पोषण में या मिट्टी में क्या कर दिए जाते हैं, परिवर्तित कर दिए जाते हैं। उनको ही क्या कहते हैं, जैव निम्नीकृत कहते हैं या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। राइट, और इसीलिए जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो चूंकि अंततः मिट्टी में या अन्य तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं होते। तो बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकृत से तात्पर्य क्या हुआ, हम सीधा कह सकते हैं कि ऐसे तत्व या यौगिक जो अपघटकों के द्वारा जैसे कवक या जीवाणुओं के द्वारा मिट्टी या अन्य पोषक तत्व में पूरी तरीके से अपघटित कर दिए जाते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, जैव निम्नीकृत कहते हैं या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। परंतु ऐसे तत्व या अवयव जो कि पूरी तरीके से क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, बायोलॉजी, राइट, उनको क्या कहते हैं, नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। राइट, बायो नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है। और चूंकि ये जो बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यही प्रदूषण के लिए या फिर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कैसे, समझिए, देखिए वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हो या देश के कई अन्य हिस्सों में पूरी तरीके से प्लास्टिक की, राइट, प्लास्टिक या फिर हम कह सकते हैं कि जो पॉलीथीन बैग है, राइट, पॉलीथीन बैग पर क्या लगाया गया है, बैन लगाया गया। उसका कारण क्या है कि जो प्लास्टिक है या पॉलीथीन जो बैग है वो क्या होता है, बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है, अर्थात प्लास्टिक या पन्नी मिट्टी में गिर जाए तो वो 10-15 साल के पश्चात भी मिट्टी में या पोषक तत्वों में परिवर्तित नहीं होगी। और इस वजह से अगर प्लास्टिक की पन्नियां मिट्टी में इकट्ठी होती रहेंगी तो उससे मृदा प्रदूषित होती जाएगी और एक समय पर पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगी, अनिम्नीकृत हो जाएगी। इसीलिए सरकार जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इस पर बैन लगा रही है ताकि हमारा जो है प्रदूषण ना हो। और इसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जब हम जीवों के रिलेटेड पढ़ते तो वो यही होता है। राइट, अब हम में कैसे जो है बायो मैग्निफिकेशन होता है वो समझते हैं। देखिए, जो हमें पता है कि हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, राइट, जितने भी जीव जंतु हैं वो उत्पादक वर्ग से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। किससे, उत्पादक वर्ग से। तो सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए
उत्पादक वर्ग पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो सभी जीव जंतु उत्पादक वर्ग पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। यदि जो ये उत्पादक हैं, यदि इन उत्पादकों में हम अगर रासायनिक केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति तालाब में कपड़े धोता है, राइट, और डिटर्जेंट का, साबुन का इस्तेमाल करता है, या फिर हम खेतों में उर्वरक का, राइट, पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि चाहे साबुन हो, डिटर्जेंट हो, पेस्टिसाइड्स हो, राइट, या उर्वरक हो या कीटनाशक हो, उन सब में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, बायो नॉन डिग्रेडेबल्स होते हैं। तो जब साबुन, डिटर्जेंट, कीटनाशक या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो कुछ जो रसायन है, राइट, वो पेड़ पौधों के द्वारा क्या किए जाते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा उसी जल का जब यूज किया जाता है तो वो पेड़ पौधों में भोजन के रूप में क्या हो जाते हैं, संचयित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, या क्या कहा जाता है, जैव संचयन कहा जाता है, राइट। तो सीधी सी बात है, हम सीधा कह सकते हैं कि जब मानव के द्वारा साबुन है या डिटर्जेंट है या खेतों में, राइट, या खेतों में कीटनाशकों का या उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो कई हानिकारक जो रसायन होते हैं, कई हानिकारक रसायन होते हैं वो पौधों में भोजन के रूप में या फिर मछलियों में या वहाँ के जो वनस्पति समुदाय होता है उसमें संचयित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है या जैव संचयन कहा जाता है। क्लियर। अब हमारी चूंकि खाद्य श्रृंखला होती है जिसको अभी हमने समझा था, राइट, ये खाद्य श्रृंखला हो जाएगी, राइट। अब खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो भी होते हैं उनको कौन ग्रहण करते, शाकाहारी, राइट। तो जब खाद्य श्रृंखला में इसी, राइट, जैसे हमने मान लिया मैं यहाँ पर आपको ह्यूमन का अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी किसान ने खेतों में उर्वरक का प्रयोग किया तो उससे जो गेहूं है, राइट, या गेहूं है या चना है, राइट, तो गेहूं एवं चना में क्या होगा, सबसे पहली चीज तो जैव संचयन होगा। कैसे जैव संचयन होगा आप समझिए, राइट। जब एक बार किसान फसल में क्या करेगा, कोई हानिकारक रसायन डालेगा तो वो हानिकारक रसायन उस बीज में आ जाएगा। अगली बार जब वह उस बीज का उपयोग करेगा फिर से उसमें रसायन डालेगा। इसीलिए जब गेहूं एवं चना के जो बीज हैं उनका निरंतर प्रयोग किसान के द्वारा किया जाएगा और निरंतर उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा तो धीरे धीरे गेहूं के उस बीज में या उस वैरायटी में या उस किस्म में क्या हो जाएगा, जैव संचयन हो जाएगा। जब उस गेहूं को मनुष्य खाएगा, राइट, तो मनुष्य में वही हानिकारक जो अवशिष्ट हैं वो क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे और इससे जो मनुष्य है उसको कैंसर जैसी खतरनाक क्या होंगी, बीमारियां होंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जब कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है तो उससे मिट्टी क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है। मिट्टी में क्या होता है, जैव संचयन होता है। और जब उसी भूमि पर कोई भी फसल उगाई जाती है तो उसमें जो खाद्य होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनकी वजह से भी जैव आवर्धन होता है, राइट। तो इस तरीके से जो जैव संचयन है या जैव आवर्धन है वो प्रदूषण के लिए एवं खाद्य श्रृंखला के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैव संचयन क्या होता है, तो देखिए जब उत्पादक वर्ग में, राइट, जब उत्पादक वर्ग में या प्राथमिक उपभोक्ता में कई अनिम्नीकृत, राइट, कई अनिम्नीकृत जो तत्व हैं उनका संचय होता रहता है। तो जब उत्पादक वर्ग में या प्राथमिक उपभोक्ता में लंबे समय तक अनिम्नीकृत तत्वों का जो संचय होता है उसको ही क्या कहते हैं, जैव संचयन कहते हैं। और जब इन तत्वों को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो है इनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर बढ़ने के साथ ही जीवों में जैव अपघटनीय या बायो नॉन डिग्रेडेबल जो पदार्थ है उनका बढ़ते चला जाना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे कोई व्यक्ति तालाब में या नदियों में कपड़े धोता है, शैम्पू का प्रयोग करता है, साबुन का इस्तेमाल करता है या फिर वहाँ पर जो है कीटनाशकों का प्रयोग करता है, तो जो शैवाल है,
राइट। शैवाल है जिसमें ट्रॉपिक लेवल 1 है, तो शैवाल में या ट्रॉपिक लेवल 1 में डीडीटी का जो संचयन होगा वो क्या होगा, निम्न होगा। लेकिन जब उस शैवाल को टिड्डा खाएगा अर्थात ट्रॉपिक लेवल 2 पोषण स्तर 2, तो उसमें डीडीटी की मात्रा क्या होगी, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर सांप है जो कि तृतीय उपभोक्ता है या थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, उसमें डीडीटी की मात्रा और बढ़ जाएगी। और जब उसी सांप को बाज खाएगा तो उसमें भी क्या होगा, और भी ज्यादा क्या होगी, डीडीटी होगी। इस तरीके से बाज जो है उसमें जैव आवर्धन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, राइट। इसकी वजह से ही जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसको कई तरीके से पर्यावरणीय क्या होते हैं, खतरे होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता दूं जो कि यूपीएससी में पूछी गई है। एक हो जाएगा गिद्ध, वल्चर्स, राइट। आपको पता होगा कि जो वल्चर्स हैं या गिद्ध हैं, राइट, तो जो गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्ति की कगार पर है। इसका कारण क्या है, डाइक्लोफेनेक, राइट। डाइक्लोफेनेक क्या हो जाएगा, पेन किलर हो जाएगा, राइट। डाइक्लोफेनेक क्या हो जाएगा, पेन किलर हो जाएगा। तो देखिए पेन किलर क्या होती है, तो जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, तो जो जितने भी पशुपालक होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो जो जितने भी पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं को कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए डाइक्लोफेनेक पेन किलर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। और जब उस डाइक्लोफेनेक का प्रयोग किया जाता है तो उससे डाइक्लोफेनेक का कंटेंट किस में चला जाता है, जानवरों में। और जब उन्हीं जानवरों को गिद्ध खाते हैं तो उनमें डाइक्लोफेनेक का जो अंश है वो जैव आवर्धन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है। इसी की वजह से गिद्धों की संख्या में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो ये हो जाएगा जैव आवर्धन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर बढ़ने के साथ साथ जो बायो नॉन डिग्रेडेबल पदार्थों का बढ़ता चले जाना है उसको क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर पारिस्थितिकी निकेय, या जिसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निषेय कहा जाता है, राइट। तो इकोलॉजिकल निषेय क्या होता है, देखिए पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल निषेय वह प्राकृतिक परिवेश है जहां पर जीव अपने जीवीय संबंधों एवं कहां पर भौतिक पर्यावरण में रहता है। तो ये एक क्या होता है, विशेष स्थान होता है, राइट, विशेष स्थान होता है, राइट। और ये विशेष स्थान ही उसकी जैविक आवश्यकताएं एवं भौतिक आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। कैसे, समझिए। जैसे मान लिया कि ये एक क्या हो जाएगा, ये एक स्थल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्थल क्षेत्र होता है तो इस स्थल क्षेत्र में जीव जंतुओं की क्या होती है, जैविक आवश्यकता। जैविक आवश्यकताओं से क्या तात्पर्य हुआ, एक तो क्या हो जाएगा, जैसे भोजन हो जाएगा, तो भोजन हो जाएगा, राइट। तो चाहे जल हो, चाहे क्या हो, भोजन हो, या प्रजनन के लिए अपने ही समुदाय के जो प्राणी हो जाएंगे, या फिर उनके लिए जलवायवीय दशाएं हो जाएंगी, राइट। तो जैविक, और साथ ही साथ क्या होते हैं इसके लिए अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब इसका निर्धारित टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के साथ में इसकी जलवायवीय दशाएं भी होती हैं, और भी कई क्या होते हैं, घटक होते हैं, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल निषेय वह विशेष स्थान होता है जहां पर जीवों की सभी जैविक एवं अजैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसी में वह जीव रहता है और अपने प्रजाति में वृद्धि कर सकता है। उसको ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। अगर इसमें कोई भी कमी आती है तो उससे जीवों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, अभी हमारे मध्य प्रदेश में क्या लाए गए हैं, राइट, चीता लाए गए हैं, राइट। तो कुल मिलाकर कुछ ना कुछ हमारे मध्य प्रदेश में या भारत में ऐसी प्राकृतिक दशाएं बदली हैं जिनकी वजह से जो निकेय है, इकोलॉजिकल निषेय है, उसमें परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से ही जीव जंतुओं की जो संख्या है उसमें कमी आने लगती है। तो पारिस्थितिक निकेत क्या होता है, सिंपल शब्दों में, राइट। तो पारिस्थितिकी निकेत, राइट, पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल निषेय वह स्थान विशेष या वह प्राकृतिक परिवेश या वह स्थान विशेष होता है जहां जीव अपने जैवीय संबंधों एवं भौतिक पर्यावरण में रहता है। यह पर्यावरण विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलन,
शरीर की क्रियात्मक संयोजनों एवं विकसित व्यवहार परक प्रतिरूपों से क्या होता है, निर्धारित होता है। अर्थात इकोलॉजिकल निशे में जो जीवों की संरचना है उनसे संबंधित अनुकूलन की दशाएं पाई जाती हैं या ऐसी जलवायु पाई जाती है जो कि जीवों की संरचना के अनुकूल होती है। साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं और जो विभिन्न व्यवहार प्रतिरूप होते हैं वह भी जो है उस निशे में या निकेत में पाया जाता है। राइट, जो पारिस्थितिकी निकेत शब्द है वो किसने दिया है, ग्रिनेल्स ने दिया है। यदि किसी भी प्रजाति का या किसी भी जाति का, चाहे वो शेर हो, बाघ हो, चीता हो, राइट, या सोन चिड़िया हो, उसका इकोलॉजिकल निशे अगर प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है उस जाति की जो गतिविधियां हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे उस जाति के क्या होता है, विलुप्ति होता है। साथ ही साथ यह किसी भी जीव का कार्य की या फंक्शनल क्या होता है, एड्रेस्ड होता है। साथ ही एक चीज ध्यान रखना है कि दो अलग अलग जातियों का एक निकेत नहीं हो सकता है, हर एक जाति का अलग अलग क्या होता है, निकेत होता है या इकोलॉजिकल निशे होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को या इकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब पारिस्थितिकी स्वस्थ रहे या पारिस्थितिकी में वृद्धि हो उसके लिए कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, परंतु कुछ जातियां या कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि अन्य जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सभी प्रजातियों को हम समझेंगे, यहां से भी प्रीलिम्स में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, पारितंत्र के हेतु। राइट, तो पारितंत्र या पारिस्थितिकी हेतु, तो पारितंत्र या पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी या इकोसिस्टम हेतु जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो कई महत्वपूर्ण प्रजातियां हो जाएंगी, जैसे एक क्या हो जाएगा, की स्टोन प्रजाति हो जाएगी। राइट, तो पारितंत्र हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियों में की स्टोन प्रजाति हो जाएगी। दूसरा अम्ब्रेला स्पीसीज हो जाएगी। ठीक है, अम्ब्रेला स्पीसीज हो जाएगी। ठीक है, और भी जो विभिन्न प्रजातियां उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, की स्टोन प्रजाति हो जाएगी। की स्टोन प्रजाति, सबसे पहली चीज ये कंसेप्ट क्या है, मैंने बताया था कि जो कई जैसे मीनारें बनाई जाती हैं, किले बनाए जाते हैं, किले में जो घुमावदार होते हैं इस तरीके से जो पत्थर होते हैं, इन पत्थरों में इस तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक जो पत्थर होता है ये विशेष पत्थर होता है। राइट, अगर ये पत्थर किसी भी तरीके से टूट जाए तो ये पूरी की पूरी संरचना या ये दरवाजा क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, और उसको ही क्या कहते हैं, की स्टोन कहते हैं। राइट, या फिर जैसे हम कह सकते हैं नींव का पत्थर, अगर आप यहाँ का पत्थर हटाएंगे तब भी ये संरचना ढल जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी इकोलॉजी में भी कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो कि उस पूरी की पूरी इकोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर उन जातियों की विलुप्ति होती है तो पूरी की पूरी जो अन्य जातियां हैं उन पर भी क्या पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कीस्टोन ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि उस क्षेत्र में पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को दर्शाती हैं या वहां के स्वास्थ्य की बेहतरी को सूचित करती हैं। क्लियर, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, पाइसेस्टर ओकेरेसियस हो जाएगा जो कि उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट पर पाई जाती है। अगर इनकी संख्या में कमी आएगी तो समझ लो प्रशांत महासागर में जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। राइट, तो इसकी जो जो आसान भाषा है मैंने उसको बता दी है। फिर भी अगर पुस्तकीय भाषा में अगर समझना चाहें तो की स्टोन ऐसी प्रजातियां होती हैं की, राइट, की स्टोन प्रजातियां क्या होती हैं उसको अगर हम समझें तो ऐसी प्रजातियां जिनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण पारितंत्र पर क्या पड़ता है, विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी प्रजातियां जिनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण पारितंत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है उनको की स्टोन प्रजाति कहते हैं। और यदि किसी क्षेत्र विशेष से की स्टोन प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी तो उससे वहां का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा या समाप्त ही हो जाएगा। की स्टोन प्रजातियों में पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, इसके अलावा सूक्ष्म जीव भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, पाइसेस्टर ओकेरेसियस हो जाएगा जो कि उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं।
दूसरा क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला प्रजाति हो जाएगी, राइट। तो अम्ब्रेला प्रजाति जीव जंतुओं की ऐसी प्रजाति होती है जो कि विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और यह पारिस्थितिक तंत्र की स्वस्थता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अर्थात जैसे मैं ये कहूं कि अगर किसी क्षेत्र में शेर है, राइट, तो वहां का इकोसिस्टम क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर पाता है। क्योंकि अब जैसे मैं उदाहरण लेता हूं असम का, ठीक है। असम में क्या हुआ था कि असम के कुछ गांव थे, राइट। अब ये शायद असम राज्य भी नहीं है, मुझे एग्जैक्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण आपको बताता हूं, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम है, असम में एक घटना हुई थी कि उस क्षेत्र में जो शेर थे, राइट, या बाघ थे, राइट, बाघों ने एक दो बार जब ग्रामीण क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो लोगों ने, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उससे शिकायत की कि जो बाघ हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। तो सरकार ने कई बाघों को पकड़कर उनको दूसरे स्थानों पर क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो गांव वाले 2-4 साल तक तो बड़े खुश हुए कि हमें अब बाघों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या जो एनिमल अटैक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे जैसे ही बाघों की संख्या में कमी आई तो वहां पर बंदरों का प्रकोप बढ़ गया और जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, या जो ग्रामीण जो गांव थे, वहां पर बंदरों ने, बाघों से ज्यादा बंदरों ने परेशान किया। बंदरों की इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई कि वो खाने का सामान, कुछ भी सामान हो, उसको ले जाते थे, राइट। इसका कहने का तात्पर्य यह कि वहां पर इकोलॉजिकल क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। सरकार ने पुनः बाघ छोड़े, हाईएस्ट प्रेडेटर को छोड़ा, तो जो उसके निचले जंतु थे वो क्या हो गए, ऑटोमेटिक काबू में आ गए, राइट। इसीलिए किसी क्षेत्र में अगर हमने हाईएस्ट प्रेडेटर को या सर्वोच्च उपभोक्ता को अगर हमने संरक्षण दे दिया, तो मतलब उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हो, प्राथमिक उपभोक्ता हो, उत्पादक हो, उन सब की संख्या में क्या होगी, जो है वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप एक चीज और समझिए, अगर किसी क्षेत्र विशेष में शेर की संख्या में कमी आ रही, इसका मतलब या तो इसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, या फिर इसका जो प्रे है, प्रे का मतलब ये है कि जो भेड़ बकरियां खाता उनकी संख्या में कमी है, राइट। भेड़ बकरियां क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है भेड़ बकरियों के लिए घास ना हो। तो यदि अम्ब्रेला स्पीसीज कहीं से विलुप्त होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस जगह पर जो है इकोसिस्टम में डैमेज हो चुका है। क्लियर। तो इनकी डेफिनेशन उतनी मायने नहीं रखती हैं, लेकिन इनका महत्व को समझना है, राइट। तो अम्ब्रेला स्पीसीज या अम्ब्रेला जाति, अम्ब्रेला प्रजाति जीव जंतुओं की वह प्रजाति है जो कि विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और यह किसी क्षेत्र विशेष में इकोसिस्टम के हेल्थ को या पारिस्थितिक तंत्र की स्वस्थता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। चूंकि ये पूरे संपूर्ण इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को बताती हैं, इसीलिए इनको बचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे एशियाई शेर है, तेंदुआ है, हिरण है, सुअर है, भेड़िया है, और क्या हो जाएगा, खरगोश, राइट। ये देखिए शेर की फोटो हो जाएगी, टाइगर हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, सांकेतिक प्रजातियां हो जाएंगी, इंडिकेटर क्या होती हैं, स्पेसीज होती हैं। अब ये जो सांकेतिक प्रजातियां होती हैं, ये विशेषकर किसको दर्शाती हैं, जलवायु परिवर्तन को या किसको, मानवीय हस्तक्षेप को। क्योंकि देखिए किसी भी इकोसिस्टम में या तो मानव का क्या होगा, हस्तक्षेप होगा, या फिर जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन होगा, राइट। तो सांकेतिक प्रजातियों का मतलब क्या हुआ कि जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो कि पर्यावरण के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, अर्थात पर्यावरण में अगर हानि होगी तो यह तुरंत क्या होती है, प्रभावित होती हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन हेतु अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, अर्थात पारितंत्र में कुछ भी हानि होती है तो उससे तुरंत प्रभावित हो जाती हैं, उनको ही क्या कहते हैं, सांकेतिक प्रजातियां कहते हैं। अर्थात सांकेतिक प्रजातियां जलवायु परिवर्तन है या विशेष रूप से जो मानवीय हस्तक्षेप है, जैसे प्रदूषण है, उसको स्पष्ट रूप से क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए अगर जल प्रदूषण होता है तो उससे मछली क्या होती, प्रभावित होती। तो मछली की संख्या में कमी आ रही है तो उससे का मतलब क्या हुआ कि वो सांकेतिक प्रजाति। तो जल में प्रदूषण स्तर को मापने के लिए मछली को सांकेतिक प्रजाति माना जाता है। वैसे ही क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। यदि लाइकेन की संख्या में कमी आती है तो वहां पर अधिक क्या होता है, प्रदूषण होता है। चौथा क्या होता है, फाउंडेशन प्रजाति होती है। फाउंडेशन प्रजाति का मतलब क्या हुआ,
देखिए, इकोसिस्टम की ऐसी प्रजातियां जो दूसरे जीवों को या तो भोजन या आवास या संरक्षण प्रदान करती हैं, उनको ही क्या करती हैं, फाउंडेशन प्रजाति। तो ऐसी प्रजातियां जो जीवों व पौधों के निर्माण व संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, उनको ही फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कोरल। अब हमने देखा था कि कोरल एक क्या होता है, जीव होता है, राइट, जो कि जूज़ैंथले, एक कोशिकीय शैवाल के साथ में क्या करता है, सहजीविता के साथ में रहता है। तो कोरल एक जीव है जो कि जूज़ैंथले नामक शैवाल के साथ में सहजीविता में रहता है। अर्थात जो कोरल है वो जूज़ैंथले शैवाल को शरण प्रदान करता है, राइट। जो जूज़ैंथले है वो कोरल को भोजन प्रदान करता है, तो कोरल उसको आधार एवं सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जहां पर कोरल्स होंगे अर्थात वहां का इकोसिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा, उससे अन्य जो जीव जंतु हैं वो विकसित होंगे, राइट। तो कोरल जो है वो क्या हो जाएगी, एक फाउंडेशन प्रजाति हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और इसी लेक्चर में मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में सबसे बड़ी कहाँ है, अंडमान एवं निकोबार में। इसके अलावा भारत में जो कोरल रीफ है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, राइट। तो वो जो है अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप है, राइट, इन क्षेत्रों में भी जो है पाई जाती है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पारिस्थितिकी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ये भी जो है एक तरीके से ऑब्जेक्ट टाइप्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, या इनकी कुछ विशेषताएं जो है एग्जाम्स में पूछी गई। तो एमपीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आधार पर कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के आधार पर पौधों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि किसी विशेष इकोलॉजी में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इसी से हम पादप आवास या पादप अनुकूलन को भी समझ सकते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैसी क्या होगी, इकोलॉजी होगी, तो किसी भी विशेष क्षेत्र की जैसी इकोलॉजी या इकोसिस्टम होगा वहीं पर पादप पाए जाते हैं, राइट। तो पादप आवास के आधार पर विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, या विभिन्न इकोलॉजी में जो पौधे विकसित होते हैं अर्थात जिनमें एडाप्टेशन का गुण होता है, उनके आधार पर वर्गीकरण। तो कुल मिलाकर इकोलॉजी या इकोसिस्टम के आधार पर पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, मरूदविद, या जिनको क्या कहते हैं, जेरोफाइट्स, राइट। तो मरुस्थलीय पादप, सीधी सी बात है, ऐसे पादप जो मरुस्थलों में विकसित होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, मरुस्थलीय पादप कहते हैं। और मरुस्थलीय पादप को ही क्या कहा जाता है, मरुविद कहा जाता है, जेरोफाइट्स कहा जाता है। चूंकि मरुस्थलों में वर्षा कम होती है, जल की मात्रा कम होती है, इसीलिए मरुस्थलीय जो वनस्पति होती है या मरूद जो विध होते हैं उनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि जल वाष्पन की दर क्या हो जाए, कम हो जाए। साथ ही साथ इनके जो रंध्र हैं वो रात में खुलते हैं, ताकि प्रकाश की वजह से जो है बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इनका तना क्या होता है, मांसल होता है। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनकी पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित होती हैं, ताकि जो बाष्पोत्सर्जन, राइट, एवापोरेशन रेट है वो कम हो जाए। जैसे नागफनी का पौधा एवं दीघवारिया क्या हो जाएगा, एलोवेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जलोद्भिद, राइट। तो जलों में पाई जाने वाली, क्लियर, जलों में पाई जाने वाली वनस्पति को ही क्या कहते हैं, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जलकुंभी या आइकोर्निया, ठीक है। तो जलकुंभी हो जाएगा या आर्कोनिया हो जाएगा। अब जलकुंभी की विशेषता भी एग्जाम में पूछी गई है, वो क्या है कि जलकुंभी ऐसा जलोद्भिद है या जलीय पादप है जो कि तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। क्या करता है, तेजी से बढ़ता है। तो जलकुंभी, राइट, जलकुंभी या आइकोर्निया तेजी से बढ़ने वाला पादप है, इसीलिए यह किसी भी वाटर बॉडी में या जल क्षेत्र में बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ करता है और अपनी वृद्धि करता है। इसलिए पोषक तत्वों को भी क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। इसकी वजह से उस जल क्षेत्र में दूसरी वनस्पति जो है उत्पन्न नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको जल का आतंकी कहते हैं। और चूंकि यह बंगाल में पाई जाती है इसलिए इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, या बंगाल की खाड़ी में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
राइट। इसके अलावा एक तो जलकुंभी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा वाटर लिली, तीसरा क्या हो जाएगा सिंघाड़ा हो जाएगा, बुल्फिया। अब बुल्फिया की क्या विशेषता है, तो बुल्फिया सबसे छोटे फूल वाला, तो सबसे छोटे फूल व कोशिका वाला पादप है। कमल हो जाएगा, रेननकुलस हो जाएगा, हाइड्रिला हो जाएगा, विक्टोरिया रिजिया हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है कि यह सबसे बड़ी पत्ती वाला क्या है, जलोदविद है, जलीय पादप है, राइट। ये इतनी बड़ी क्या होती हैं पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, समोदविद हो जाएगा, मध्योदविद हो जाएगा, जिसको कहते हैं मीजोफाइट, राइट। तो स्थल भाग पर पाए जाने वाले पादपों को ही, तो स्थल भाग पर या स्थलीय पादपों को ही क्या कहा जाता है, समोदविद या मध्योदविद कहा जाता है। इसमें सभी फसलें आ जाएंगी, जामुन है, आम है, इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट हो जाएगा सैलोदविद या लिथोफाइट्स, राइट। अब देखिए जो सेल होते हैं ना, उसमें हर प्रकार की वनस्पति उग नहीं सकती है, राइट। तो ऐसी वनस्पति जिसका विकास चट्टानों पर या पहाड़ों पर होता है, या फिर चट्टानों पर या सेलों में उगने वाली वनस्पति को सैलोदविद या लिथोफाइट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए आर्चिड हो जाएगा, फर्न हो जाएगा, और कुछ विशेष प्रकार के शैवाल जो कि पहाड़ियों पर या विभिन्न चट्टानों के आसपास क्या होते हैं, विकसित होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा चेमोदविद, चेमोफाइट्स कहा जाता है। तो चेमोदविद या चेस्मोफाइट्स ऐसे होते हैं जो चट्टानों की दरारों में उगते हैं, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, एकारेंथस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है सैलोदविद में और किसमें, चेमोदविद में, राइट। सेलें जो है या जो है सैलोदविद होते हैं, राइट, वो चट्टानी पादप होते हैं, और ये चट्टानों की कहां पर पाई जाती है, दरारों में पाई जाती है, चट्टानों की जो दरारें होती हैं, राइट। तो कुल मिलाकर जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ों पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो पहाड़ों पर या पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों पर या सेलों पर, राइट, सेलों पर जो पौधे उगते हैं, तो पत्थरों पर, चट्टानों पर, पहाड़ी क्षेत्र में जो पादप विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स कहा जाता है, जैसे आर्चिड, फर्न। वहीं जो घाटियों में जो चट्टानें होती हैं उनकी दरारों में, तो दरारों में जो उगने वाले पादप होते हैं उनको क्या कहते हैं, चेस्मोफाइट्स कहा जाता है, जैसे एकारेंथस हो जाएगा। ये एग्जांपल्स याद रखना, एकारेंथस चेस्मोफाइट्स होता है, आर्चिड, फर्न, शैवाल लिथोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न तापोद्भिद, राइट। कुल मिलाकर ऐसी वनस्पति जो बर्फीले क्षेत्रों में या अति निम्न ताप में विकसित होती है उसको निम्न तापोद्भिद या क्रायोफाइट्स कहा जाता है। और क्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, राइट, क्लीमेडीमोनास हो जाएगा या मोसेस हो जाएगा। तो मोसेस है या क्लीमेडीनोमास हो जाएगा, राइट। तो जो मोसेस हैं और क्लीडीमेनोमोनास जो है वो निम्न तापोद्भिद होते हैं या क्रायोफाइट्स होते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, मोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी जो है मोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा लवणोद्भिद या क्या हो जाएगा, हेलोफाइट्स हो जाएगा। तो देखिए ऐसी वनस्पति जो लवणीय क्षेत्रों में या जहाँ पर सैलिनिटी, लवणता बहुत ज़्यादा होती है या सॉल्ट का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी वनस्पति जो सेलाइन वाटर में या सेलाइन सॉइल में, तो ऐसे पादप जो कि लवणीय मिट्टी में या लवणीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं उनको लवणीय पादप कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। जैसे सोनेरेसिया हो जाएगा या एविसीनिया हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, राइट। मरुद्भिद, मरुस्थलीय पादप, राइट, इनके एग्जाम्पल्स जरूरी। तो मरुद्भिद में नागफनी, दीगवार हो जाएगा। फिर जलीय पादप में जलकुंभी है, वाटर लिली है, सिंगाड़ा है, बुल्फिया, कलम, रेननकुल, हाइड्रिला, राइट, विक्टोरिया, राइट। फिर स्थलीय पादप बड़ी आसानी से आपको पता है। सैलोदविद के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो लिथोफाइट्स में आर्चिड, फर्न और शैवाल, राइट। चेस्मोफाइट्स में क्या हो जाएगा, एकारेंथस हो जाएगा, राइट। क्रायोफाइट्स में क्लीमेडीमोनास हो जाएगा, मोसेस हो जाएगा, और हेलोफाइट्स में क्या हो जाएगा, सोनेरेसिया हो जाएगा और एविसीनिया हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हमने पारिस्थितिकी के प्रकार या इकोलॉजी के फंक्शंस को, इकोलॉजी के प्रकारों को या उनसे संबंधित अवधारणाओं को बहुत अच्छे से पढ़ा एवं समझा है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।